नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर जमकर मिसाइलें बरसाई। अमेरिका ने तो ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर को भी निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच तेज होते इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाई हुई है। हॉर्मुज में ना तो जहाज सुरक्षित है और ना ही खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने। ईरान ने जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत तक मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद अमेरिका को भी मानना पड़ा कि ईरान ने जंग में अमेरिका को दी बड़ी चोट। उसके एक और सैनिक की मौत हो गई है। अब तक 100 सैनिक घायल भी हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए ये जंग आगे बढ़ाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। F-16 से Su-35 को किया ढेर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आर्मी चीफ सिरस्की को पद से हटाया। प्रशांत महासागर में चीन को बड़ा झटका। सोलोमन आइलैंड्स ने अमेरिका से की डील। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली बड़ी राहत। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और तेज होगा आंदोलन। शहबाज सरकार को प्रदर्शनकारियों से मिला अल्टीमेटम खत्म। 23 जुलाई को होगा मुजफ्फराबाद मार्च। और चलते चलते में देखेंगे समुद्र का सबसे अनोखा सच, कैसे व्हेल मछली धरती को दे रही ऑक्सीजन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहली बार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले लेबनान के राष्ट्रपति आउन। अमेरिका ने इजरायल के साथ शांति स्थापित करने का किया वादा। हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने की कोशिशों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में जेनरिक दवाओं पर लगाया टैरिफ। 2 साल तक 0, फिर 2028 से 100% और फिर 200% लगेगा टैरिफ। फ्रांस में अब 15 से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने की दिशा में उठाया कदम। ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका। अमेरिकी अदालत ने प्रवासियों के वर्क परमिट छीनने के फैसले पर लगाई रोक। अप्रवासी अधिकार समूहों और लेबर यूनियनों के गठबंधन ने किया था केस। तो अमेरिका और ईरान के बीच 11वीं रात भी ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इन हमलों के दौरान ईरान के बुशहर, तबरीज, चाबहार सहित शहरों और कुर्दिस्तान और ईलम प्रांतों में विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिकी हमलों में बुशहर परमाणु संयंत्र के पास स्थित विद्युत सबस्टेशन को भी निशाना बनाया गया। यहां ईरान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो अमेरिका के ये हमले न सिर्फ हॉर्मुज बल्कि खाड़ी देशों में भी तबाही का कारण बन गए हैं। ईरान अपने जवाबी हमले में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरानी सेना ने पश्चिमी कुवैत के कैंप दोहा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। उसने बताया कि हमने अमेरिका की बार बार की आक्रामकता के जवाब में बेस पर मौजूद गोला बारूद के डिपो और जमीनी सेना के कमांड लॉजिस्टिक्स उपकरण पर हमला किया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी एकता के साथ दुश्मन की किसी भी नई साजिश और दुस्साहस का निर्णायक रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि हमलावर को सजा देने का अभियान जारी है। इस बीच एक और अमेरिकी सैनिक के मौत की खबर आ रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा है कि 17 जुलाई को जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर ईरानी हमले के दौरान एक तीसरे अमेरिकी सैनिक के भी शहीद होने की आशंका है। 28 वर्षीय सैनिक के पहले लापता होने की सूचना दी गई थी, लेकिन अब उसकी भी मौत के बाद ईरान के खिलाफ इस जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 18 हो गई है। अब जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है, अमेरिका को इसका खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को खुद भी ये मानना पड़ा कि उसे इस जंग में जानमाल का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी उसे ये जंग बड़ी चोट दे रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि ईरान के हमले में अब तक हमारे 100 सैनिक घायल हो गए हैं। ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। वहीं 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से अब तक 427 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी ईरान के साथ जंग छेड़ना अमेरिका को भारी पड़ता नजर आ रहा है।
यही वजह है कि ईरान को लेकर अपने फैसलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब अमेरिका को इस जंग में टिके रहने के लिए और बजट की जरूरत है। अमेरिकी सीनेट की विनियोग समिति की बैठक में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट की मांग रखी है, जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए ही करीब $70 अरब की अतिरिक्त राशि शामिल की गई है। हेगसेथ ने बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान पर अब तक $37.5 अरब का खर्च हो चुका है, लेकिन उनकी इस मांग पर विपक्षी दल डेमोक्रेट्स भड़क गए। उन्होंने इस पर ट्रंप प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं। अमेरिकी सीनेटर पैटी मरे ने ट्रंप प्रशासन की युद्ध रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति युद्ध को बढ़ाने और युद्ध अपराधों की धमकी दे रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि ये एक और अंतहीन युद्ध हो सकता है। उन्होंने हमें अब तक 40 से ज्यादा बार बताया है कि समझौता होने वाला है और युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो $70 अरब और मांग रहे हैं और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम उन पर भरोसा करें और ये मान लें कि सब ठीक हो जाएगा। तो साफ है कि ट्रंप के लिए इस जंग को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ समझौते के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। अगर वे गंभीर हैं तो हम भी गंभीर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ईरान अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो बीते कुछ वक्त से इस जंग में यूक्रेन को थोड़ी मजबूती मिलती दिखाई दी। उसने जिस तरह रूस की तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया, उसे लक्षित रूप से आर्थिक चोट दी, उससे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए और ये जंग खतरनाक रूप से तेज होती दिखाई दी। और अब इस जंग में रूस को बड़ा झटका भी लगा है। यूक्रेन ने रूस के सुखोई 35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यूक्रेनी वायुसेना के F-16 फाइटर जेट ने एक डॉग फाइट के दौरान रूसी विमान को ढेर कर दिया। हालांकि इस संघर्ष के दौरान मार गिराए गए Su-35 का पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहा और बाद में क्रैश वाली जगह के पास जलते हुए मलबे के फुटेज से Su-35 के मार गिराने की पुष्टि की गई है। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ CJCS जनरल डैन केन ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना जुलाई के शुरुआत की बताई जा रही है। अब ये रूस के लिए जितना बड़ा झटका है, इसे यूक्रेन के लिए उतनी ही बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रूसी Su-35 लड़ाकू विमान कई मामलों में अमेरिकी F-16 से एडवांस्ड है। इसकी रेंज और पेलोड ज्यादा बेहतर है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन के पायलटों ने F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग तो ली है, लेकिन रूस के पायलटों के पास ज्यादा अनुभव है, जो लड़ाई के मैदान में उन्हें बेहतर बनाता है। यही वजह है कि अब तक यूक्रेनी सेना को रूस पर बढ़त नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ये इस जंग में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हालांकि अभी भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। रूस के साथ जारी जंग के बीच उन्हें अपने ही देश में काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह वो अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर रहे हैं, उससे देश की जनता नाराज है। खासतौर पर रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को हटाए जाने पर यूक्रेनी जनता बुरी तरह भड़क गई। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि सरकार के इस कदम से रूस जंग में हाल के वक्त में यूक्रेन को जो बढ़त मिली है, कहीं वो खो न जाए। ऐसे में उन्होंने ज़ेलेंस्की के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और अब ज़ेलेंस्की ने एक और अधिकारी की छुट्टी कर दी है। उन्होंने सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को पद से हटा दिया और उनकी जगह मिखाइलो ड्रापटी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दरअसल यूक्रेन की जनता ही अलेक्जेंडर सिरस्की को पद से हटाने की मांग कर रही थी। ऐसे में गुस्साई जनता को शांत करने के लिए ज़ेलेंस्की ने सिरस्की का तो इस्तीफा लिया ही, साथ ही साथ फेडोरोव को भी नई भूमिका की पेशकश की है। गौरतलब है कि मिखाइलो ड्रापटी एक सम्मानित और अनुभवी कमांडर हैं, जिन्होंने 2024 से 2025 तक देश की थल सेना का नेतृत्व किया था और उन्हें नई पीढ़ी के जनरल के रूप में देखा जाता है। उनका परिचय देते हुए ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेनी रक्षा बलों के अभियान जारी हैं और इन्हें निरंतर जारी रखना होगा। यूक्रेन की दीर्घकालिक प्रतिबंधों की योजना और हमारे मध्यम दूरी के हमलों के कार्यक्रम को पूर्ण सटीकता के साथ अंजाम दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस बदलाव से रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन की स्थिति में क्या चेंज आता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन को लगे बड़े झटके की। तो अमेरिका ने प्रशांत महासागर में चीन के सबसे करीबी दोस्त सोलोमन आइलैंड्स को अपने पाले में कर लिया है। अब यहां 25 साल से ज्यादा वक्त के बाद अमेरिकी पीस कोर की वापसी होगी, यानी चीन के इस दोस्त ने अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।
दोनों देशों के बीच हुए इस अहम समझौते की जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेले से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। इस बैठक में 25 साल से ज्यादा समय के बाद इन द्वीपों पर पीस कोर को वापस लाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका अब इस द्वीप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेकिन न फटे बमों यानी ऑर्डिनेंस को हटाने के कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए $6 मिलियन की नई फंडिंग देगा। दरअसल इन द्वीपों पर ही अमेरिका और जापान के बीच ग्वाडल कनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। अब सोलोमन आइलैंड्स के साथ अमेरिका की यह डील चीन के लिए जितने बड़े खतरे के रूप में देखी जा रही है, यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए उतनी ही बड़ी राहत की खबर भी मानी जा रही है। अब ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि सोलोमन आइलैंड्स कहां स्थित है। तो सोलोमन आइलैंड्स दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया के मेलानेशिया क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह देश लगभग 1000 द्वीपों से मिलकर बना है और इसकी राजधानी होनियारा है। अब इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह द्वीप रणनीतिक रूप से कितने अहम समुद्री मार्गों पर स्थित है। यहां से चीनी सेना को प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल रही थी। और यही नहीं, सोलोमन द्वीप समूह लकड़ी, मछली, टूना और खनिजों से समृद्ध है, जिससे चीन के बाजार को सस्ता कच्चा माल भी मिल रहा था। लेकिन जिस तरह चीन यहां अपने पैर पसार रहा है, उसे लेकर ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चिंता बनी रहती है। कई बार इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी भी देखी गई। लेकिन बीते कुछ वक्त में सोलोमन आइलैंड और चीन के बीच दूरियां भी साफ दिखाई दी। जब हाल ही में चीन की सेना ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में परमाणु संचालित पनडुब्बी से डमी वॉरहेड वाली मिसाइल का परीक्षण किया, तो इस द्वीपीय देश ने भी चीन के इस कदम पर आपत्ति जताई। परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री वेले ने कहा कि चीन सोलोमन आइलैंड्स का अच्छा दोस्त है, लेकिन कोई दोस्त ऐसा काम नहीं करता। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को और मजबूत करने का भी संकल्प जताया। और अब अमेरिका के साथ हुए समझौते से यह साफ हो गया है कि प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अब इस समझौते पर चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करते हैं पीओके में जारी बवाल की। तो पिछले महीने भर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में सियासी भूचाल आया हुआ है, जो थमने का ही नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद के लिए रैली भी निकाली थी और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान असेंबली से आजादी तक का ऐलान करने की बात कही थी। हजारों लोगों का जमावड़ा इस रैली में देखा गया। सैकड़ों बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद दबाव में आकर सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार हो गई और प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की गई। सरकार के इस रुख को देखते हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने इस्लामाबाद सरकार को अपनी मांगे मानने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करनी होगी। बेहतर शासन, बिजली और अन्य आर्थिक मुद्दों पर भी सुधार किया जाए। ऐसे में जेएसी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 21 जुलाई तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और अब पीओके में जारी आंदोलन का अहम दिन आ गया है, क्योंकि अब यह अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इस बीच खबर यह आ रही है कि जेएसी ने आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शनों के लिए नए सिरे से तैयारी कर ली है। जेएसी ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता या लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ ही कमेटी ने किसी भी तरह के समझौते की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को खारिज भी कर दिया और इसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार देते हुए चेतावनी दी कि ऐसी अफवाहें आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। जेएसी ने इन्हें लेकर सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन अनवरत चल रहा है। कोई भी बड़ा फैसला या ऐलान सिर्फ कोर कमेटी के सदस्य ही औपचारिक रूप से करेंगे। समर्थकों से अपील है कि वे अनुशासित और संगठित रहें। इसके अलावा जेएसी 23 जुलाई को भी एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसके लिए अपने समर्थकों से पूरी तैयारी रखने की भी अपील की है। जेएसी के नेताओं ने इस तारीख को आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बताया है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारी बारिश भी हो रही है और इस बारिश के बीच भी तकरीबन 1.5 लाख प्रदर्शनकारी जमा हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद मार्च की तैयारी कर ली है। मांगे न पूरी होने पर यहां जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। इन हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार इन मांगों के आगे झुकेगी।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे समुद्र की गहराइयों के नीचे मिले एक ऐसे राज की जो क्लाइमेट चेंज और गर्म होते महासागरों में भी समुद्री जीवों के सर्वाइवल को आसान कर सकता है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बड़ी चिंता वैज्ञानिकों की क्या है? यही कि इससे समुद्री जीवों का खाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा राज लगा है जो उनकी इस टेंशन को काफी हद तक कम कर सकता है। वैज्ञानिकों की एक हालिया रिसर्च ने उनके डर को उम्मीद में बदल दिया है और रिसर्च व्हेल मछलियों के मल यानी पॉटी के सैंपल्स में की गई। पहले वैज्ञानिकों ने उनके मल का अध्ययन किया जिसमें वैज्ञानिकों को व्हेल मछलियों द्वारा खाए गए शिकार के अवशेष और रसायनों के सुराग मिले। इस रिसर्च में सामने आया कि जब समुद्र के गर्म होने के कारण व्हेल मछलियों का पसंदीदा खाना जैसे क्रिल और कोपेपोड्स कम हो जाता है तो वो भूखी रहने के बजाय दूसरा उपलब्ध भोजन खाने लगती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि व्हेल एक ही तरह के शिकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने डाइट का दायरा बढ़ा लेती है। इस लचीले व्यवहार की वजह से वो बदलते समुद्री माहौल में भी अपने ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में सक्षम रही है। व्हेल का मल सिर्फ उनके भोजन की जानकारी नहीं देता बल्कि समुद्र को स्वस्थ रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। जब व्हेल गहराई में भोजन करने के बाद सतह पर आकर मल त्याग करती है तो उसमें आयरन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं जिसे व्हेल पंप कहा जाता है। और ये पोषक तत्व सूक्ष्म समुद्री पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ने में मदद करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन न केवल जू प्लैंक्टन का भोजन बनते हैं बल्कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर धरती की लगभग आधी ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। यानी सदर्न राइट व्हेल न सिर्फ अपने भोजन जुटाने में काबिल बन रही है बल्कि वो ऑक्सीजन भी पैदा कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। अगर महासागर अत्यधिक गर्म हो जाते हैं तो केवल भोजन बदलने की क्षमता ही व्हेल को नहीं बचा पाएगी। यानी ये खतरा भले ही कम हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।